हेलो एवरीवन। ई इनवॉइसिंग अपने आप में एक ऐसा चेंज है जो कि गवर्नमेंट ने 2020 में लागू किया, लेकिन अब डे बाय डे इसकी जो लिमिट है वो लोग कम करते जा रहे हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में ये ई इनवॉइसिंग एक ऐसा इशू हो जाए जो कि सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ई इनवॉइसिंग से संबंधित लीगल प्रोविजंस, इसके अलावा कुछ केस स्टडीज़ और एफएक्यू जो कि जारी किए हैं सीबीआईसी ने ई इनवॉइसिंग से संबंधित। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन ये आपके बहुत काम के आएगा। इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा उसका एक पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूँगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ होगा ये हिंदी में है, जिससे आप लोग सभी आसानी से समझ सकें और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सीबीआईसी ने अपनी 35th मीटिंग में, जो कि हुई थी नई दिल्ली में, इसका एक रोड मैप तैयार किया कि ई इनवॉइसिंग को कैसे लागू करेंगे। और इसके संबंध में इन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज दिया और उस प्रेस रिलीज के पैरा 6 में ये बताया कि ई इनवॉइसिंग अपने आप में फेज वाइज मैनर में लागू होगी। साथ ही साथ इसे वो B2B ट्रांजैक्शंस पर लगाएंगे। और जो इन्होंने कहा फेज वाइज मैनर, ये पूरी तरीके से लागू भी होता है, क्योंकि शुरुआत में ई इनवॉइसिंग 500 करोड़ पर थी, इसके बाद 100 करोड़ पर आई, फिर 50 करोड़ पर, और अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें बोला गया है कि ई इनवॉइसिंग 1/4/2022 से जो लागू होगी, ये उन रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लागू होगी जिनका टर्नओवर पिछले किसी भी साल में 20 करोड़ से ज़्यादा रहा है। ई इनवॉइस से रिलेटेड सीबीआईसी ने एक पेरेंट नोटिफिकेशन इशू करी थी 13/2020, जो कि इन्होंने जारी करी थी 21 मार्च 2020 को, जिसको इन्होंने अभी रिसेंटली सुधार किया है और उसके लिए जारी किया है नोटिफिकेशन नंबर 1/2022। इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि किसे ई इनवॉइस बनाना होगा। तो बोला गया कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में यदि 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को ई इनवॉइसिंग बनाना कंपलसरी होगा और ई इनवॉइसिंग के सभी प्रोविजंस उस पर्सन के ऊपर लागू होंगे। लेकिन इसी नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि किस किस को ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कोई भी इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्हें ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इसे भी ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर, इसे भी ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मल्टीप्लेक्स थिएटर्स, इनको भी ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 4 लोग हैं, इनको बाहर किया गया है रूल 54 से, जिसके सब रूल 2, 3, 4 और 4A में ये बात बोली गई है कि इंश्योरर, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और मल्टीप्लेक्स थिएटर्स, इन लोगों को अगर टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा भी जाता है तो ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, इनको सेपरेट नोटिफिकेशन के द्वारा बाहर किया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर 5 लोग ऐसे होते हैं जिनको ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके संबंध में ज़रा थोड़ा सा हम लोग एक केस स्टडी को भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका टर्नओवर 2021 में मान लीजिए था 8 करोड़, 19-20 में था मान लीजिए 10 करोड़, यहाँ 22 करोड़ और यहाँ पर 13 करोड़। क्वेश्चन आता है, क्या इस पर्सन पर 1/4/2022 से जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लागू होंगे,
क्या इस व्यक्ति को वो फॉलो करने पड़ेंगे? तो नोटिफिकेशन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोली गई है कि हमें जो टर्नओवर देखना है वो कहाँ से देखना है? फ्रॉम 17-18। इसलिए इस पर्सन के ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू होगी 1/4/2022 से। दूसरी केस स्टडी देखते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन जिसने 3 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं सेम पेन पर, एक यूपी में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा राजस्थान में। टर्नओवर तीनों ही स्टेट का अलग अलग है, 12 करोड़, 8 करोड़ और 4 करोड़। क्या इस पर्सन पर 1/4/2022 से ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस लागू होंगे या नहीं होंगे? तो उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में जो शब्द यूज किया गया है वो यूज किया गया है एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है पैन इंडिया बेसिस। जो भी टर्नओवर रहा है वो सारा का सारा उसमें ऐड किया जाएगा। तो इस पर्सन का अगर टोटल टर्नओवर देखा जाए तो ये बैठता है 24 करोड़। दैट मीन्स इस पर्सन पर 1/4/2022 से ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस लागू होंगे। थर्ड केस स्टडी लेते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है जिसका एग्जेम्प्ट का टर्नओवर है 18 करोड़ और टैक्सेबल का है 4 करोड़। क्या 1/4/2022 से इसके ऊपर भी ई इनवॉइसिंग लागू होगी? आंसर इज यस। ई इनवॉइसिंग इसके ऊपर भी लागू होगी क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में ये दोनों ही टर्नओवर शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नॉन जीएसटी का टर्नओवर है 4 करोड़ और एग्जेम्प्ट का टर्नओवर है 8 करोड़ और टैक्सेबल का टर्नओवर है 12 करोड़। क्या इस पर्सन के ऊपर 1/4/2022 से ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लागू होंगे? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में ये सभी टर्नओवर शामिल होते हैं। अब एक और मजेदार क्वेश्चन आता है, मान लीजिए करंट ईयर में किसी भी व्यक्ति का जो टर्नओवर है वो तो है अभी तक का 24 करोड़, लेकिन पिछले किसी भी साल में उसका टर्नओवर 20 करोड़ से कम रहा है। क्या इस पर्सन के ऊपर 1/4/2022 से ई इनवॉइसिंग लागू होगी? तो देखिए फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज किया गया है और फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये फाइनेंशियल ईयर शामिल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें 22-23 की और किसी पर्सन का टर्नओवर 22-23 में 24 करोड़ हो गया लेकिन पिछले किसी भी साल में उसका टर्नओवर 20 करोड़ से कम था, तो क्या 22-23 में उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू होगी? देन आंसर इज नो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन बोली गई है उसमें पिछले सालों का टर्नओवर देखने के लिए बोला गया है, ना कि करंट ईयर का टर्नओवर। इसका मतलब ये होता है कि अगर पिछले सालों में मेरा टर्नओवर कम रहा है 20 करोड़ के लिमिट से, लेकिन करंट ईयर में मेरा टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, तो मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू नहीं होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर। नेक्स्ट कंटेंट आता है कि आखिर ई इनवॉइसिंग किस तरीके से करी जाएगी। तो ई इनवॉइसिंग के लिए एक कंफ्यूजन दिमाग में सभी के ये रहता है कि जिस तरीके से हम ई वे बिल निकालते हैं उसी पैटर्न पर ही हमें ई वे बिल के तरह से ही ई इनवॉइसिंग भी करनी होगी। मतलब एक सेपरेट पोर्टल होगा जिस पर हमें इनवॉइस क्रिएट करने होंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए कि ई इनवॉइसिंग केवल एक सिस्टम है जिसमें सप्लायर अपने जिस भी तरीके से इनवॉइसेस बनाता है उन इनवॉइसेस की केवल और केवल डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी। और अपलोड कहाँ पर करनी पड़ेगी? अपलोड करनी पड़ेगी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर, जिसे शॉर्ट में नाम दे देते हैं हम आईआरपी। और इस आईआरपी पर जो भी इनवॉइसेस बनाए जाएंगे उनकी केवल और केवल एक डिटेल अपलोड करी जाएगी। अब उस डिटेल को अपलोड करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है जिसे नाम दिया है GST INV01, जिसको स्कीमा भी बोला जाता है। इस स्कीमा में जो भी एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप अपने इनवॉइसेस की एक डिटेल फिल करके इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। और अपलोड करने का फॉर्मेट वही जेसन फाइल होगा। इसके लिए एक ऑफलाइन यूटिलिटी है जो कि आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी ई इनवॉइस पोर्टल से। उस ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद आप इस फॉर्मेट में अपने सभी इनवॉइसेस की डिटेल को जेसन फाइल बनाकर अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद डाउनलोड भी वहीं से ही करेंगे और उसी यूटिलिटी के थ्रू
आपको अपने ई इनवॉइसेस मिल जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको सुधारने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए एक सुविधा और दी गई है कि यदि आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक टैली, बिजी या इस तरीके का कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए उनको बोला गया है जीएसपी यानी कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। और ई इनवॉइसिंग की साइट पर आपको अपने इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लिंक करना होगा और जीएसपी का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हुए लिंक करना होगा। और जैसे ही आपने इसे लिंक किया, आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इसको ई इनवॉइसिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि जिस समय आप ई इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो उस समय आपका नेट ऑन हो। और इसके लिए एक डिफ़ॉल्ट बॉक्स जनरेट होगा आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर कि आप उस इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने उस इनवॉइस पर यस बोल दिया तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी जहमत उठानी पड़ेगी कि आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जीएसपी के थ्रू एक बार रजिस्टर करना होगा। कैसे करना होगा, क्या करना होगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस तरीके के इनवॉइसेस को ई इनवॉइसेस के द्वारा जारी किया जाएगा। तो B2B यानी कि जो भी, अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ई इनवॉइस जारी कर रहे हैं, सॉरी इनवॉइस जारी कर रहे हैं, तो वो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गुड सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली एक बात है कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है तो आपको ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि B2C इनवॉइसेस पर ई इनवॉइसिंग लागू नहीं होता। ये केवल और केवल B2B इनवॉइसेस के लिए लागू होता है। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस के लिए आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसके अलावा क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स, लेकिन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में ध्यान रखना है, वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो कि जीएसटी लॉ में बोले गए हैं, केवल और केवल उन्हीं के लिए आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसके अलावा किसी और डेबिट क्रेडिट नोट के लिए ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लीगल प्रोविजंस देखते हैं। तो लीगल प्रोविजंस में सबसे पहला हमारे पास आता है रूल 48(4), जिसमें पूरी तरीके से बोला गया है ई इनवॉइस में हमें क्या करना होगा या ई इनवॉइस किन के ऊपर लागू होगी। तो इस पूरे रूल में जो एक छोटी सी बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि जो भी पर्सन जिसको नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, केवल उसी के ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू होगी। और उस पर्सन को GST INV 01 जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में भरकर अपनी पूरी डिटेल इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डालनी होगी और वहीं से ही अपने इनवॉइस जनरेट करने होंगे। लेकिन इस केस में एक प्रोविज़ो भी दिया गया है। ये प्रोविज़ो क्या है? मान लीजिए यदि कोई इमरजेंसी आ गई और उस इमरजेंसी की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया। अब अगर नेट ही बंद कर दिया गया तो क्या ई इनवॉइस जनरेट किया जा सकता है? ऑब्वियसली नो। अब अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ये एडामेंट हो जाए कि भाई ई इनवॉइस तो आपको सभी सिचुएशंस में निकालना ही पड़ेगा, चाहे वहां पर कुछ भी हो जाए, तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए यहाँ पर ये एक प्रोविजो डाला गया जिसमें कहा गया कि अगर गवर्नमेंट की किसी भी एडवाइजरी के द्वारा एक पर्टिकुलर पीरियड में यदि उस एरिया का नेट सर्विस बंद कर दी जा रही है जिसकी वजह से ई इनवॉइस जनरेट नहीं हो सकता, तब कमिश्नर बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन उस एरिया में जनरेट होने वाले इनवॉइसेस को ई इनवॉइसेस की जो कंडीशन है उनसे फ्री कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी के केस में अगर सभी लोग
उस ई इनवॉइस को नहीं निकाल पा रहे हैं, तभी ये प्रोविजो अप्लाई होगा, और वो भी तब अप्लाई होगा जबकि कमिश्नर्स के बारे में नोटिफिकेशन दे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल 48.5। रूल 48.5 बोलता है कि भाई जो भी इनवॉइसेस हम इशू कर रहे हैं, सब रूल 4 में 48 के, तो उस इनवॉइस के जो मैनर बताया गया है उसके अलावा किसी और रूप में हमने इनवॉइस जारी किया है तो उसे इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। इन शॉर्ट कहते हैं कि यदि एक पर्सन जिसके ऊपर ई इनवॉइस जारी करना मैंडेटरी है और वो पर्सन ई इनवॉइस इशू ना करके एक नॉर्मल इनवॉइस इशू कर देता है, क्या इस नॉर्मल इनवॉइस को अब इनवॉइस माना जाएगा? तो ये बोल दिया गया नहीं माना जाएगा अंडर रूल 48 सब रूल 5। इसका एक इम्प्लीकेशन आता है अब आईटीसी पर। आईटीसी के जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि कोई भी बायर आईटीसी तब ले सकता है जबकि उसके पास एक प्रॉपर इनवॉइस हो। अब प्रॉपर इनवॉइस का मतलब क्या हुआ? वो इनवॉइस जिसे एज पर रूल बनाया गया है और इशू किया गया है। अब इस 48.5 की वजह से होगा क्या कि एक पर्सन जिसको ई इनवॉइस जारी करना था और वो नॉर्मल इनवॉइस जारी कर देता है तो उसे इनवॉइस ही नहीं माना गया। इट मीन्स कि जो बायर है अब उस इनवॉइस का आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है रूल 48.6 जिसमें बोला गया कि डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी इशू करने की ज़रूरत नहीं है अगर ई इनवॉइसिंग जा रही है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल इनवॉइसिंग करते हैं तो या तो उसकी 2 कॉपीज़ निकाली जाती हैं या उसकी 3 कॉपीज़ निकाली जाती हैं। 2 कॉपीज़ किस केस में? इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एक कॉपी होती है रेसिपिएंट के लिए और एक कॉपी होती है सप्लायर के लिए। जबकि गुड्स के केस में 3 कॉपी जाती हैं, एक रेसिपिएंट, एक सप्लायर और एक ट्रांसपोर्टर। रूल 48.6 के थ्रू ये बोला गया कि अगर हम ई इनवॉइसिंग जारी कर रहे हैं तो हमें ये डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिकली जो ई इनवॉइस आपने जारी किया है वही अपने आप में सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल 46Q जिसमें बोला गया कि अगर हम ई इनवॉइस जारी कर रहे हैं तो उस ई इनवॉइस के केस में आपको उसको इनवॉइस पर कोई भी सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इस रूल के साथ अमेंडमेंट किया गया रूल 138 में, जो कि ई वे बिल के लिए है, और उन रूल में बोला गया था कि अगर कोई भी पर्सन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ में उस गुड्स का फिजिकल इनवॉइस होना ज़रूरी है। लेकिन उसको सुधारने के लिए नया रूल डाला गया, रूल 138(2), जिसमें बोला गया कि अगर आपकी गाड़ी को कोई भी ऑफिसर रोकता है और वहाँ पर आप फिजिकल कॉपी की बजाय उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को प्रॉपर इनवॉइस माना जाएगा, जिसके संबंध में सर्कुलर भी जारी किया गया। और इस सर्कुलर में बोला गया कि ई इनवॉइस अगर है तो वहाँ पर आपको फिजिकल कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है। अब एफएक्यूज ले लेते हैं, और ये एफएक्यूज जो कि जारी किए गए थे सीबीएसई द्वारा ई इनवॉइस की साइट पर। पहला आता है, क्या एक बार इनवॉइस जारी करने के बाद इसे कैंसिल कर सकते हैं? तो ये समझिएगा कि जो हमारा आईआरपी है, इस आईआरपी पर किसी भी इनवॉइस का डाटा अगले 24 घंटे तक मौजूद होगा। तो इसका सेंस ये भी है कि अगर डाटा हमारा 24 घंटे तक मौजूद है तो हमारे पास इसको कैंसिल करने का जो समय है वो भी केवल और केवल 24 आवर्स है। लेकिन इस 24 आवर्स में भी कैंसिल तब किया जा सकता है जबकि उससे रिलेटेड जो ई वे बिल है उसको भी हमने कैंसिल कर दिया हो। मतलब अगर हम बिना ई वे बिल कैंसिल किए इस इनवॉइस को आईआरपी से 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल करना चाहते हैं तो ये अलाउड नहीं करेगा और आपका बिल कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए पहले हमें अगर इनवॉइस कैंसिल करना है विद इन 24 आवर्स तो पहले ई वे बिल को कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपना इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा आता है कि क्या इनवॉइस जारी करने के बाद इसमें बदलाव किया जा सकता है? तो बदलाव कोई भी नहीं होगा। अब अगर बदलाव नहीं होगा और कुछ गलती हो गई तो क्या किया जाए? तो गलतियां क्या हो सकती हैं भाई? या तो आपने उसकी टैक्स की अमाउंट में
कुछ प्रॉब्लम कर दी होगी, या उस इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू है उस वैल्यू में आपने कुछ अप एंड डाउन्स कर दिए होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के थ्रू इस गलती को सुधार सकते हैं, और इस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को भी आपको आईआरपी पर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि ये जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है ये एज पर जीएसटी प्रोविजंस है, और उस केस में आप अपनी गलती इन वैल्यूज में अगर ही कोई की हुई है तो आप उसको सुधार सकते हैं। अदरवाइज इनके अलावा अगर कोई भी गलती करी है तो उसे आप अपनी GSTR 1 में रिपोर्ट करके सुधार। नेक्स्ट FAQ आता है कि किस प्रकार के सप्लाई के संबंध में हमें ई इनवॉइस जारी करना है। तो भाई B2B के लिए जारी करना है। इसके अलावा जो भी हमारे एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए हमें ई इनवॉइस जारी करना है। B2C के लिए ध्यान से सुन लीजिए, हमें ई इनवॉइस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या कमर्शियल क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए भी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करके जारी करना पड़ेगा ई इनवॉइस। अब देखिए, जो GST लॉ है इसमें जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बोले गए हैं वो बोले गए हैं कि यदि हमने गुड्स की वैल्यू में या टैक्स में कुछ भी गलती कर दिया, मतलब या तो वैल्यू कम या ज़्यादा हो गई है या फिर टैक्स कम या ज़्यादा हो गया है, तो इस गलती को सुधारने के लिए हम जो भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी करेंगे वही और वही केवल माने जाएंगे GST लॉ से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम सामने वाली पार्टी को कुछ भी बेनिफिट देने के लिए, कोई भी डिस्काउंट देने के लिए या कोई भी इंसेंटिव देने के लिए अगर डेबिट या क्रेडिट नोट जारी करते हैं तो वो एज पर GST लॉ नहीं है, जिसको डिफाइन किया गया है GST लॉ में। तो जब हम एज पर GST लॉ कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी करेंगे तब उसका हमें ई इनवॉइस जारी करना होगा। इसके अलावा बाकी किसी भी इनवॉइस का डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को हम ई इनवॉइस नहीं बनाएंगे, और ऐसे ही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कमर्शियल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर किसी भी सरकारी विभाग को हमने गुड्स सप्लाई करी है तब भी क्या हमें ई इनवॉइस जारी करना है। देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है रजिस्टर्ड, और दूसरा हो सकता है अनरजिस्टर्ड। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अनरजिस्टर्ड है तो ऐसी सप्लाई को हम B2C सप्लाई कहते हैं, और B2C सप्लाई के केस में हमें ई इनवॉइस जारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, और एक हो सकता है TDS पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन। इन दोनों ही केसेस को रजिस्टर्ड में शामिल किया गया है, और अगर हम ऐसे रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट को कोई भी सप्लाई करते हैं तो वो B2B सप्लाई मानी जाएगी, और अगर B2B सप्लाई है तो उस केस में हमें ई इनवॉइस जारी करना होगा। जहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है कि अगर एक व्यक्ति का एक से ज़्यादा राज्य में रजिस्ट्रेशन है या एक ही राज्य में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है और वह अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को गुड्स सप्लाई करता है, क्या इस सिचुएशन में भी ई इनवॉइस जारी करना होगा। भाई, इसके लिए जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो सेक्शन 25 में दिए गए हैं। अब हो कैसे सकता है, मान लीजिए एक पर्सन यूपी में है और उसका एक रजिस्ट्रेशन यूपी में नोएडा में है और उसकी एक ब्रांच इलाहाबाद में है। अब यहाँ दो सिचुएशन हो सकती हैं कि उसने अपनी इस ब्रांच का अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो इस सिचुएशन में इस ब्रांच को एक सेपरेट यूनिट माना जाएगा, और अगर सेपरेट यूनिट माना जाएगा तो यहाँ से यहाँ पर या यहाँ से यहाँ पर अगर कोई भी सप्लाई हो रही है तो उसके लिए ई इनवॉइस जारी करना पड़ेगा। सेम केस आएगा अगर मान लीजिए यूपी में मेरी एक ब्रांच है या हेड ऑफिस है, और दिल्ली में एक ब्रांच है, और हरियाणा में नेक्स्ट ब्रांच है। अब यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन चलेगी और उसके संबंध में अगर मुझे ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा तो ई इनवॉइस ही बनाना पड़ेगा अगर मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस लागू होते हैं। लेकिन एक समझने वाली बात ये आती है कि अगर मेरा एक ही स्टेट में दो जगह पर एक बिजनेस प्लेस है
जिसमें कि एक रजिस्टर्ड है और दूसरा रजिस्टर्ड नहीं है। ये वाली सिचुएशन ले रहे हैं हम, जहाँ पर मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा और अब यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस केस में ये अलग यूनिट नहीं मानी जाएगी और इसे सेम यूनिट मानते हुए यहाँ पर ई इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या इंपोर्ट करने के लिए भी ई इनवॉइस की ज़रूरत है? ई इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई इनवॉइस जो लागू होगा ये आउटवर्ड सप्लाई पर होगा, जबकि अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो ये इनवर्ड सप्लाई होती है। नेक्स्ट आता है, क्या एसईजेड डेवलपर को सप्लाई करने के लिए ई इनवॉइस जारी करना होगा? देखिए, एसईजेड दो चीज़ों को शामिल कर सकता है। एक तो वो यूनिट जो कि वहाँ पर बिजनेस कर रही है और एक वो जिसने ये एसईजेड बनाया। जिस पर्सन ने ये एसईजेड बनाया है उसको हम नाम देते हैं एसईजेड डेवलपर, और जो यूनिट यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही है उसको हम नाम देते हैं एसईजेड यूनिट। आपने अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन देखी थी, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया था कि जो एसईजेड यूनिट है उसे बाहर किया गया है। अब अगर एसईजेड यूनिट को बाहर किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एसईजेड यूनिट के अलावा अगर वहाँ पर डेवलपर कोई भी सप्लाई कर रहा है तो उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। किसे बनाने की ज़रूरत नहीं है? एसईजेड यूनिट को बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मान लीजिए एक एसईजेड यूनिट है, उसको मिस्टर ए गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और मिस्टर ए ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविज़न लगते हैं। क्या मिस्टर ए जब गुड्स सप्लाई करेंगे तो क्या मिस्टर ए को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? आंसर इज यस। लेकिन अगर एसईजेड यूनिट किसी को भी सप्लाई करती है तो उस केस में बेशक इसका टर्नओवर 20 करोड़ का 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, क्या इसके ऊपर ई इनवॉइस लागू होगा? आंसर इज नो। तो सेंस ये आया कि एसईजेड यूनिट अगर किसी को ट्रांसफर करती है या सप्लाई करती है उसे ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एसईजेड यूनिट किसी से सप्लाई लेती है और जिससे सप्लाई ले रही है उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग लग रही है तो वहां पर ई इनवॉइसिंग बनाया जाएगा। मान लीजिए अब एक यूनिट है जो कि एसईजेड में है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ है। साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो दूसरी यूनिट है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है। क्या ऐसे व्यक्ति को ई इनवॉइस जारी करना पड़ेगा? देखिए भी, जो एसईजेड है वो एक स्पेसिफाइड एरिया है जहां पर कुछ एक्सपोर्ट बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है। इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर जो भी एरिया है उस एरिया को हम नाम देते हैं DTA, यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अब मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इनकी एक यूनिट है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में और एक यूनिट है इनकी इस एसईजेड में। तो क्या हम एक पर्टिकुलर एरिया का देखेंगे या पैन इंडिया बेसिस टर्नओवर देखेंगे? तो एग्रीगेट टर्नओवर बोला गया है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये दोनों ही टर्नओवर शामिल किए जाएंगे और अगर ये दोनों ही टर्नओवर शामिल होंगे तो इस पर्सन का टोटल टर्नओवर हो गया 55 करोड़ और 55 करोड़ होते के साथ ही इसके ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू होगा। लेकिन ई इनवॉइस बनाना किसके लिए होगा? ई इनवॉइसेस बनाना होगा जो भी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से सप्लाई होगी, केवल और केवल उसके लिए। अगर कोई एसईजेड यूनिट से सप्लाई होगी उसके लिए ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं होगी। क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ई इनवॉइस बनाना आवश्यक है? देखिए भाई, ISD यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो काम होता है वो केवल और केवल जो इसके पास ITC आती है उस ITC को अपने डिफरेंट ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। ये किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं करता। अब अगर ये किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं करता है तो क्या इसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? आंसर इज नो। ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या रिवर्स चार्ज से रिलेटेड ई इनवॉइस बनाया जाएगा? अब देखिए, रिवर्स चार्ज दो तरीके के हैं। एक तो आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और दूसरा आता है 9 सबसेक्शन 4। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजंस लागू होते हैं। अब अगर मान लीजिए ये किसी से सप्लाई लेते हैं
और वो सप्लाई 9(4) में आती है, जिसके लिए रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी किसके ऊपर है? मिस्टर ए के ऊपर है। तो क्या मिस्टर ए को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? आंसर इज नो, इनको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मिस्टर ए किसी से सप्लाई लेते हैं अंडर सेक्शन 9(3), तो क्या मिस्टर ए को ई इनवॉइस बनाना जरूरी है? तो ई इनवॉइस यहां पर भी बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या? मान लीजिए एक एडवोकेट फर्म है और उस एडवोकेट फर्म का जो टर्नओवर है वो है 25 करोड़। अब जैसे ही इस एडवोकेट फर्म का टर्नओवर 25 करोड़ हुआ, क्या ये अपने आप में 48(4) में आ जाएगी, मतलब ई इनवॉइसिंग में आ जाएगी? आंसर इज यस, ये ई इनवॉइसिंग में आ जाएगी। लेकिन क्या इनको, एडवोकेट फर्म को, अपना जो भी टैक्स देना होता है वो फॉरवर्ड चार्ज में देना होता है? फॉरवर्ड चार्ज में ये अपना टैक्स नहीं देते, ये अपना टैक्स देते हैं रिवर्स चार्ज पे। अब इस केस में ये एडवोकेट फर्म अगर किसी को अपनी सर्विसेज देती है तो उस सर्विसेज के लिए ये रिवर्स चार्ज का इनवॉइस बना कर देगी, और ये जो रिवर्स चार्ज का इनवॉइस बना कर देगी, ये इनवॉइस कैसा होगा? ये इनवॉइस ई इनवॉइस होगा। ये चीज बोली गई है। तो रिवर्स चार्ज के संबंध में ध्यान रखिए, अगर आपके ऊपर रिवर्स ई इनवॉइसिंग लागू होती है और आप कोई भी सप्लाई ले रहे हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज के थ्रू कोई भी लायबिलिटी आती है फॉरवर्ड चार्ज के अलावा, तब आपको अपना ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस की लायबिलिटी आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि किसी व्यक्ति का टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम है, मतलब 20 करोड़ से कम है, क्या उसको भी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, या अगर वो अपनी इच्छा से चाहे क्या ई इनवॉइस बना सकता है? आंसर इज नो, अभी ये विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्या IRN को ई इनवॉइस पर प्रिंट करना आवश्यक है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो भी इनवॉइस है उसके ऊपर हम क्या डालते हैं? QR कोड, और ये जो QR कोड है इसमें ये IRN शामिल होता है, इसलिए IRN को अलग से प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। क्या QR कोड को इनवॉइस पर प्रिंट करना आवश्यक है? यस, QR कोड को जो हमारा मेन इनवॉइस है उसी पर ही प्रिंट करना जरूरी है। अब मान लीजिए हमारा मेन इनवॉइस है जिसमें हमने सारे डिटेल डाल रखी हैं और QR कोड की जगह नहीं बची, इसलिए हमने QR कोड नेक्स्ट पेज पर साथ में अटैच करके डाल दिया। क्या इस तरीके का QR कोड अपने आप में वैलिड है? तो ये ध्यान से समझिएगा, ये वैलिड नहीं है। QR कोड मेन इनवॉइस में ही शामिल होना चाहिए, अलग से प्रिंट करने की अगर आप इसको देते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर ई इनवॉइस नहीं निकाला जाता है तो क्या इसके संबंध में कोई दंड के प्रावधान है? बिल्कुल है। सेक्शन 122 में ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर हमने कोई भी लीगल प्रोविजंस फॉलो नहीं किए ई इनवॉइस से संबंधित तो हमारे ऊपर पेनल्टीज लगेंगी अंडर सेक्शन 122। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन इसमें आपने और मैंने दोनों ने ही कुछ सीखा है। थैंक यू।